सरस्वती शिक्षा समिति में संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पवन कुमार। आज अपन कक्षा 8वीं का 8वां अध्याय है ना, कक्षा 8वीं का 8वां अध्याय महिलाएं और जाति एवं धर्म सुधार। महिला सुधार के बारे में तो कल अपने अध्याय में काफ़ी पढ़ा है। अब आज जो है जाति एवं समाज सुधार के बारे में टॉपिक है। जैसा कि प्राचीन काल में आपने देखा था, जाति के नाम पे 4 वर्ण थे, ठीक है ना। उन 4 वर्णों में पहला नंबर वर्ण ब्राह्मण, ठीक है ना, दूसरा नंबर क्षत्रिय, तीसरा नंबर, ठीक है ना, दूसरा नंबर क्षत्रिय, तीसरा नंबर वैश्य और चौथा नंबर शूद्र थे, ठीक है ना। अलग अलग वर्णवाइज व्यवस्था थी और काम के अनुसार इन 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण का काम वेद पाठ पठन करना था, क्षत्रिय का काम युद्ध लड़ना था, वैश्य के काम था सेवा व्यापार करना और शूद्रों का काम था सेवा करना। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया और ये वर्ण जो कर्म से नहीं होकर जाति से हो गई और जाति के आधार पर ब्राह्मण, राजपूत, और कई प्रकार की जातियों में वर्ण बढ़ गई। और फिर जो शूद्र जातियाँ थी जो सेवा कार्य करती थी उनको एक तरह से नीचा समझे जाने लगा। तो सबसे पहले जो समाज जाति सुधार आंदोलन हुआ उसमें एक बात की मांग सबने की कि ये जो जाति वाइज व्यवस्था जो चली आ रही है, जातिगत नाम पर भेदभाव जो चल रहा है उनको खत्म करना। इस विषय में कई विद्वानों ने प्रयास किया। ज्योतिबा फुले थे उसमें से एक, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कई विद्वानों ने कहा कि नहीं, सिर्फ जाति नीची ऊंची होने से ये नहीं होता कि आदमी ऊंचा नीचा हो सकता है, सब जातियां समान हैं। हाँ, कार्यों के आधार पर पहले भेदभाव होता था, ये बात नहीं होता था, ये मानते भी है। लेकिन वर्तमान समय में आदमी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जैसी व्यवस्था थी, जैसी प्रथा चली आ रही थी, उस हिसाब से भेदभाव भी चल रहा था। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे कोशिश की कि भेदभाव कम से कम हो। वो था जाति और समाज सुधार आंदोलन। समाज में भी है तो अमीर गरीबी का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, कई प्रकार के भेदभाव होते थे, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे खत्म करवाए, कोशिश की कि वो जल्दी खत्म हो। दूसरा, समानता और न्याय की मांग। समानता के अंतर्गत यही था कि भाई आपको सब जाति वाइज या वर्ग वाइज एक दूसरे के समान होना जरूरी है, ठीक है ना। क्या है कि अगर समानता बनी रहेगी तो सब लोगों का जीवन आसान होगा। और न्याय, ये कह रहे थे कि जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे रहते थे उनको न्याय जल्दी मिल जाता था और जो लोग किसान मजदूर वर्ग के थे या जो जाति व्यवस्था के हिसाब से नीची जातियों में थे उनको न्याय भी नहीं मिलता था। तो उन्होंने कई विद्वान थे जिसमें दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, भीमराव अंबेडकर साहब थे, इन्होंने भी इस न्याय की मांग की थी। फिर चौथा था गुलामगिरी। इनके लेखक थे ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले वही व्यक्ति हैं जिनका महिला शिक्षा और अपनी शिक्षा में काफ़ी योगदान रहा था। ये खुद एक पेशे से शिक्षक थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, इनका जन्म 1827 में हुआ और पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी का मतलब यही था, इन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं ना हम आर्य हैं और आर्य के हिसाब से वो अपनी जाति ऊंची बताते हैं, वास्तविकता ये है कि आर्य तो भारत के निवासी थे ही नहीं। इनका मानना था आर्य खुद दूसरे जगह से आए विदेशी लोग हैं, ठीक है ना। इसलिए आर्य किसी भी हालत में ऊंची जाति वाले लोग नहीं हो सकते हैं। जो मूल जाति के लोग थे उनको तो दबाया जाता था और वो विदेशी लोग आकर अपने आप को ऊंची जाति का बताकर वो हम पे राज करते थे। यही पुस्तक गुलामगिरी। इस गुलामगिरी का अध्याय में ही एक अंश आता है, काले गुलाम बनाम गोरे मालिक। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि किस प्रकार से भारत के लोगों को वहाँ पश्चिमी विश्व में ले जाकर बंधक बनाया जाता था। दास प्रथा थी, वो मजदूर प्रथा, जिनमें लोगों को, मजदूरों को खरीदा जाता था, दासों का व्यापार होता उस समय। और दास का व्यापार इतना बढ़ गया था कि यहाँ के लोगों को वेस्ट इंडीज देश जो अभी वर्तमान में है वहाँ ले जाया जाता था और वहाँ कई जगह उनको काम कराया जाता बिना पैसे के। सिर्फ खाने खाओ और आप काम करो और कोड़े मारे जाते थे नहीं करने पर, ठीक है ना।
तो उसमें एक अंश में उन्होंने लिखा है किस प्रकार से काले लोगों का जो गोरे लोग खरीद के ले जाते थे और किस प्रकार से उनको ज़्यादा काम करती है। कहते थे सुबह पौ फटने से पहले, पौ फटने का मतलब सुबह ही काम पे लगा दिया जाता और शाम को 6 बजे तक मारते अलग थे उनको और काम अलग से करवाते थे। इन्होंने भी जाति प्रथा का भयंकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनके प्रयासों से ही दास प्रथा पर रोक लगी थी। श्रीमान ज्योतिबा फुले फिर कहते थे मंदिरों में प्रवेश कौन कर सकता था? डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं, जो खुद महार जाति के थे, उन्होंने मंदिरों में प्रवेश के लिए खूब संघर्ष किया। इन्होंने कहा क्यों? एक नीची जाति का होने के कारण हमें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है। 3-4 उन्होंने आंदोलन किए। वो विदेश में पढ़े थे, वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ समानता है और भारत में एक जाति के नाम पर बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। वापिस आए और खूब सारे आंदोलन किए और उन जातियों को भी मंदिर में जाने का अधिकार उन्होंने दिलाया था। बाद में उन्होंने महार रेजिमेंट के नाम से एक भर्ती स्टार्ट कर दी, फौज में भी जाने लगे और कई लोग फिर उनके आदर्शों पे चलकर जो है चलने लगे और फिर धीरे धीरे उनका सुधार हुआ है। फिर है गैर ब्राह्मण आंदोलन। अब जो कथित तौर पर ब्राह्मण थे, जो वास्तव में ब्राह्मण होने का दिखावा करते थे और वो दूसरे जातियों को नीचा दिखाने का काम करने वाले थे, उनके विपक्ष में कई लोगों ने, जिसमें रामानुजु जो पंतलू नाम के व्यक्ति थे, दक्षिण भारत में पेरियार नाम के व्यक्ति थे, अम्बेडकर साहब थे, ज्योतिबा फुले थे, कई लोगों ने जो है उन्होंने ये गैर ब्राह्मण आंदोलन किए और ये आंदोलन करने के बाद धीरे धीरे जो है वो जातिगत व्यवस्था समाप्त करने की ओर आग्रह किया। फिर बाद में जिस समय संविधान लिखा गया उसमें भी कई अधिकार जातीय तरीके के कारण उनको दिए गए, जिसमें एक आरक्षण है ना, उसमें और भी कई तरीके के जो अलग से इनका इलेक्शन होता था। बाद में तो हालांकि सांप्रदायिक इलेक्शन बंद करवा दिया, लेकिन फिर भी इनको काफ़ी जो, क्योंकि इनमें अम्बेडकर साहब का काफ़ी योगदान था, तो उन्होंने कई प्रकार के ऐसे नियम बनाए थे ताकि ये जातिगत जो है व्यवस्था खत्म हो जाए। हालांकि अपने पुराने ग्रंथों में रामायण महाभारत कहीं पे भी इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। बाद में क्या पता कि भाई ये जो वर्ण थे वो जाति के हिसाब से बढ़ गए थे। आपने भी देखा होगा, भील है, निषाद राज है, इनका जो रामायण में भी उल्लेख आता है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये पाठ, ये अध्याय हमने पूरा किया है। ठीक है ना। इसके जो अभ्यास प्रश्न है, ठीक है ना, वो एक बार जो किताब में से टिक लगवाऊंगा मैं और आपको करना है। धन्यवाद। हाँ सर।